नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं शुभांगी ठाकुर। दिन भर की खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। राजधानी रायपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विषयों पर मीडिया से बातचीत भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य लेकर के चले हैं कि हम 2024 तक देश में एक भी मां बहन देश में ऐसी नहीं रहे जो पीने का पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका रख करके या हाथों में बाल्टी उठाने कर लाने के लिए अभिशप्त हो। और इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी प्रगति की है। तेलंगाना ने 100% कवरेज किया है, गोवा ने 100% कवरेज किया है। देश में 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने 100% कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कुछ राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य निर्धारित करके 2021 के अंत का लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रहे हैं। कुछ ने 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुछ 2023, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ यहाँ की तकनीकी समस्याओं के कारण से मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि देश के राज्यों की यदि मैं प्रगति के हिसाब से समीक्षा करूं तो देश में जो है सबसे कम प्रगति कर पाने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। 30वें पायदान पर खड़े। जब हमने काम करना शुरू किया था तो छत्तीसगढ़ देश में 23वें पायदान पर था कनेक्शन कवरेज के हिसाब से। आज हम घट करके 30वें पायदान पर कनेक्शन कवरेज के प्रतिशत के आधार पर खड़े हुए। लेकिन अभी हमने व्यापक समीक्षा इसकी की है। मैंने सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषयों को लाते हुए बातचीत की है। मंत्री जी से भी, अधिकारियों, चीफ सेक्रेटरी सबके साथ में बातचीत की है कि हम किस तरह से इस काम को गति प्रदान कर सकते हैं। रायपुर में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार छत्तीसगढ़ हॉट परिसर पंडरी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर इसका शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 9 दिनों तक चलेगी। इस 9 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन सहित छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी एक मेडल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बेहतर खेल संसाधन तो हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में मैदान की सूरत ही बिगड़ चुकी है। ऐसे में भावी खिलाड़ियों को जब मैदान खेल के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो क्या आने वाले दिनों में प्रतियोगिताओं में मेडल की आस पूरी हो सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी रायपुर में एक से बढ़कर एक खेल मैदान है। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक एंड फील्ड और हॉकी स्टेडियम, ये सभी मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो रहे हैं। आपको शहर के सुभाष स्टेडियम की एक झलक दिखलाते हैं। हम एक नज़ारा आपको दिखाते हैं ग्राउंड की स्थिति क्या है। आप देखिए, घास बड़ी बड़ी यहाँ पर हो गई है, पानी यहाँ पर जमा हो चुका है और खिलाड़ी भी बता रहे थे कि बारिश के समय जो यहाँ पर गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है। निगम प्रशासन हो चाहे सरकार हो, ग्राउंड की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए किसी ओर से प्रयास नहीं कर रहा है। इस दौरान अगर स्थिति खेल मैदानों की ऐसी ही रही तो जो खेल प्रतिभा है वो निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। और खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द जो खेल मैदानों की स्थिति है उसको सुधारा जाए और सुव्यवस्थित खेल मैदानों को किया जाए। एक तरफ कोरोना महामारी का भय तो दूसरी ओर खेल मैदान की देखरेख का अभाव। इसमें सब तरफ से परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों का कहना है कि खेल मैदानों की स्थिति पहले से काफ़ी बदतर हो गई है। अगर इसे जल्द सुधारा नहीं गया तो आगे काफ़ी दिक्कत होगी। खेल मैदानों की क्या स्थिति है वो खिलाड़ी बेहतर बता पाएंगे और उन्हीं से हम जानेंगे कि स्थिति खेल मैदानों की क्या है।
जो अभी लॉकडाउन के बाद से जो अनइवन घास उगी है उसके कारण क्या बच्चे बॉल लेके नहीं चल पा रहे हैं। आप देखेंगे कि खेतों के जैसे यहाँ पे हालात हो गए हैं। इवन बॉल बच्चे रोलिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉल छूट जाती है उनसे, या तो इंजरी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी के पैर पे लग रहा है, 3-4 बच्चों के तो सर में भी लग चुका है। कुछ खिलाड़ी हैं हॉकी के, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, ग्राउंड बेहतर होना चाहिए? हाँ, पहले अच्छा था, अब थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया पूरा। अच्छा, तो ठीक नहीं कर रहे हैं इसको? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसे ही चल रहे हैं जब से। आप बताओ कैसी होनी चाहिए ग्राउंड? सर पहले घास बहुत बड़ी बड़ी उग गई थी, उसको हफ्ता भर बोले तब जाके घास काटी है, खेलते नहीं बनता है अभी भी हम लोग को। गड्ढे बहुत है, गोल मारते नहीं बनता, इंजरी हो रही है और कई बच्चों के सर में लगा बॉल उड़ जा रही है हिट मारो तो ये स्थितियां हैं राजधानी रायपुर के खेल मैदानों की। और जिस तरह खिलाड़ी अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि ग्राउंड की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, इनकी यही मांग है कि ग्राउंड की जो स्थिति है, ग्राउंड जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि वो अपनी जो खेल प्रतिभा है उसको निखार पाने में कामयाब हो। कोरोना संक्रमण का दर कम हुआ है, मगर बिगड़े खेल मैदान को कैसे सुधारा जाए इसकी कार्य योजना न तो सरकार के पास है और न ही खेल विभाग के पास। स्कूल तो खुले हैं मगर स्कूल के खेल मैदान भी खेल के लायक नहीं। वीआईपी न्यूज के लिए कैमरामैन होरी साहू के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। कीचड़ और पानी से भरा पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में न पानी निकासी के लिए नाली है और न ही चलने के लिए रास्ता। ग्रामीण विकास से कोसों दूर अब ये गांव बदहाली की जिंदगी जीने पर मजबूर है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत टेमरी का है। गांव के लोग घुटने तक पानी में चलने पर मजबूर हैं। गांव वालों की लाख मिन्नतों पर भी सरपंच सचिव सुध नहीं ले रहे हैं। रोड की बात करें तो कई जगहों पर सड़क के नाम पर नदी बह रही है तो कई जगह ईंटें बिछा दी गई है, जिससे ग्रामीणों को चलने में बहुत दिक्कतें होती है। बच्चे बूढ़े आए दिन गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को चोट भी आ चुकी है। रोड में ये है, जमीन है, उबड़ खाबड़ है, जिसमें चलने में सहे होते और सीधा उमा गिरे के डर भी रहे थे और सभी चले में भी डर रहे थे। कीचड़ है, रोड नहीं बने, यहाँ तो सरपंच है, सब है, पंच भी है गांव में, तेमा नहीं बना सकते। घर से पानी नाली बना थे, बहा थे, उमा रोड नहीं है, रोड में सीधा जाते, नाली बनाना चाहिए, नाली भी नहीं है, सब सड़क में पूरा कीचड़ होगा। और जांजगीर चांपा जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने जिले भर के विभिन्न जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन सेवाओं की जानकारी के अभाव में आम जन कार्यालयों में उपस्थित होते हैं और लोक सेवा गारंटी के तहत दी जाने वाली सेवाएं जैसे जाति, आय, निवासी, पेंशन और भवन अनुज्ञा समेत अन्य सहायक दस्तावेजों की कमी की वजह से कई आवेदन निरस्त हो जाते हैं। इसी परेशानी के समाधान के लिए ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कि डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से या फिर जो नए ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमने जिला प्रशासन की तरफ से हमारे 9 जनपद के जनपद पंचायत की सेवाएं, 14 नगरीय निकाय के सेवाएं और 14 तहसील और 1 उप तहसील का जो लोक सेवा गारंटी की सेवाएं हैं, उनको संबंधित तहसीलदार, जनपद सीओ और सीएमओ के माध्यम से सभी जनपद पंचायत में हमने 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का एक शेड्यूल बनाया है। जी, इस प्रशिक्षण जो है हमारा अच्छा रहा। इससे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ज़िले का जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होता है सर्टिफिकेट के लिए, उसका क्वालिटी बढ़ेगा और जो रिजेक्शन रेट है वो कम होगा, जिसका सीधा फायदा जो है आम पब्लिक को होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ चैनल अभी आप लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए मेरी ओर से, रायपुर पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं सच्ची रिपोर्टिंग के माध्यम से आप अपना एक नया मुकाम बनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर के फाफाडी चौक स्थित महाराजा होटल के खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए 4000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोरोना काल में भी होटल परिसर के अंदर पसरी हुई गंदगी
और होटल के किचन में खाना पकाते समय होटल स्टाफ के लोग न ही मास्क पहनते हैं और न ही उनके हाथों में ग्लव्स होता है। इस तरह की गंभीर सूचना नगर निगम अमले को मिली, जिसके बाद टीम गठित कर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही होटल में जांच के लिए पहुंची, जहां मौके पर गंदगी पाए जाने पर महाराजा होटल संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाकर कार्यवाही की गई। और रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करते 2 आरोपियों अनिल चावला और संजय को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 नग मोबाइल, 1 नग लैपटॉप, 3000 रुपए नगद सहित लाखों रुपए की सट्टा पट्टी भी बरामद की गई है। दोनों ही आरोपी श्यामनगर स्थित घर में ही बैठकर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मैच में सट्टा खिला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये लगातार क्रिकेट सट्टा की सूचना मिल रही थी। इसके पहले भी 2 कार्रवाई हुई हैं तेलीबांधा इलाके में और इसी तारतम्य में मुखबिर तैनात किए गए थे। और कल एक रात में सूचना मिली कि क्रिकेट सट्टा चलाया जा रहा है हाईटेक तरीके से, तो श्यामनगर में हमने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जहाँ से अनिल चावला और संजय जो क्रिकेट का सट्टा ले रहे थे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और प्रकरण में लगभग 1 लैपटॉप, टीवी और लगभग 8 मोबाइल और 3000 रुपये और 1.5 लाख का सामान जब्ती किया और कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में जिस तरह राजधानी समेत कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ती ही जा रही है। इस तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोरोना की चैन बन गई तो इसे तोड़ना मुश्किल होगा। कोरोना नियंत्रण अभियान के छत्तीसगढ़ राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जानकारी दी। तीसरी लहर के लिए छत्तीसगढ़ शासन संभावित आपदाओं से व्यवस्था करने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर रहा है। अधिक से अधिक संख्या में अगर है तो भी संसाधनों की कमी ना हो, यह इनका प्रयास है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं, दवाइयों की व्यवस्था है और डॉक्टर और पैरामेडिकल की भर्ती लगातार की जा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के लघु वन उपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार और नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए भी 2 पुरस्कारों से नवाजा गया। गौरतलब है कि ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित वन विभाग एवं लघु वन उपज संघ के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रसंस्करण के कार्य में लगे स्व सहायता समूहों और सभी सदस्यों को बधाई दी। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास रहने वाले सीएल सिंह ने पुलिस विभाग में निरीक्षक पद से रिटायर होने के बाद पेड़ पौधों से नाता जोड़ लिया है। पेड़ पौधों के प्रति लगाव ऐसा कि अपने घर के चारों ओर अलग अलग प्रजाति के फल, फूल और औषधीय पौधों की सेवा कर इन्होंने इस क्षेत्र को ऑक्सीजन बना दिया है। ये अपना अधिकांश समय पेड़ पौधों के साथ ही बिताते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस विभाग की नौकरी में रहते पर्यावरण प्रेम के प्रति विशेष लगाव रखने वाले निरीक्षक सीएल सिंह जिस थाना में भी पदस्थ रहे, वहां उनकी कार्यशैली और प्रकृति प्रेम को लोगों ने खूब सराहा। इन्होंने पदस्थापना वाले थाना परिसर में पेड़ पौधे लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने में भी समय दिया। अब रिटायरमेंट के बाद इनका शौक जुनून में बदल गया है। इन्होंने खोखरा भाटा के मैदान में पानी की कमी के बावजूद अपने आसपास की जमीन को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है और यहाँ सैकड़ों पौधे लगाकर उनकी सेवा की। अब पौधा पेड़ बनकर मीठे फल फूल और लोगों को छाया दे रहा है। इन्होंने कई ऐसे फल फूल और औषधि पेड़ लगाए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये प्रदेश की आबो हवा में उगाए ही नहीं जा सकते। वर्ष 2014 में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद इस जगह में, चूँकि ये एकांत जगह था, यहाँ पर अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के साथ साथ जो है
कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगा करके उनको पाल पोस करके आदमी के समान बड़ा किया, ताकि ये जगह शुद्ध ऑक्सीजन कहलाए। और यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों से काफ़ी लाभ है, और ख़ास तौर से कुछ औषधीय वृक्ष जो है यहाँ लगे हुए हैं, जैसे हर्रा, बहेरा, आंवला वगैरह, गिलोय वगैरह सभी प्रकार के औषधीय वृक्ष लगे हुए हैं। और नीम, पीपल वगैरह के बड़े वृक्ष हैं जिनसे काफ़ी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और शहर के भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगह में जो है स्वास्थ्य के लिए रहने का विचार करके मैं ये सब लगाया हूँ। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे के बारे में CL सिंह बखूबी जानते हैं और लोगों को बताते भी हैं। पौधारोपण के लिए अन्य लोगों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये अपने घर में आने वाले लोगों को उपहार स्वरूप खुद के द्वारा तैयार किए पौधे देते हैं। खोखरा भाटा में पानी की कमी के कारण पौधों को बचाना संभव नहीं था, जिसके लिए 5 बोर भी कराए और क्षेत्र में हरियाली बिखेर दी। इधर जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में शिव सैनिकों ने कचहरी चौक में बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ एक अनूठा प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने हाथों में तख्ती पकड़कर लालटेन, दिया, चिमनी, लैंप, मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण व्यापार उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे रोजगार की समस्याओं से लगातार आम जनता जूझ रही है। ऐसे में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना आम जनता के दुख के ऊपर दोहरा है। लगातार कोरोना काल के कारण आम लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो चुका है, लोग त्रस्त हैं। ऊपर से डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के कारण सभी आवश्यक सामग्रियों की मूल्य वृद्धि हो चुकी है, जिससे आम जनता उभर नहीं पा रही है। उसके ऊपर और ये बिजली के बिल में मूल्य वृद्धि किया जाना आम जनता के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि आम जनता के हितार्थ ये जो मूल्य वृद्धि है उनको वापस लें। बिजली बिल की कीमतों में बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में हम लोग आज सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन के बाद में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब गोल बाजार इलाके में डायल 112 के एक आरक्षक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश आकाश और पीयूष इस इलाके में चाकू लेकर लोगों से पैसे मांग रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर डायल 112 का आरक्षक कुलदीप नेताम वहां पर पहुंचा। इसी दौरान दोनों बदमाशों ने आरक्षक के गाल और हाथ पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आरक्षक की बहादुरी देखिए कि उसने बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना में घायल हुए जवान कुलदीप नेताम से सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जवान से उनका हाल जाना और उनकी बहादुरी की सराहना की। इवेंट आया था कि वहाँ पे कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है और चाकू से हमला कर रहा है, जिस पर तो तत्काल 112 के स्टाफ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे घटना को रोका गया, जिस पर 112 के स्टाफ के साथ में ही इन्होंने मतलब हमला किया है, जिस पे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पब्लिक के साथ में जो घटना हुई थी उसमें एक अलग FIR हुआ है और पुलिस आरक्षक के साथ में जो घटना हुई है उसमें एक अलग FIR किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग मनीष सिंह को मोदापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई बैंकों में पहचान होने का रसूख बताकर ठगी की घटना को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि आरोपी मनीष सिंह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। इसने मोदापारा में रहने वाले शेख अहमद नाम के एक व्यक्ति से भी ठगी की थी। शेख अहमद को फेडरल बैंक से 50 लाख रुपए दिलवाने की बात कही और इसके लिए उसने शेख अहमद से 50,000 रुपए लिए। इस मामले में आरोपी की पत्नी भी आरोप में शामिल है। आरोपी ये मनीष सिंह नाम का आदमी है, उसने शेख अहमद और कुछ अन्य लोगों से ठगी की है। इसमें 50 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पे 50,000 रुपये इससे ठग लिए हैं और इसमें ये और इसकी पत्नी शामिल थी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
रायपुर शहर में फिर से कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो चुका है। बीते दिनों 65,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज रायपुर पहुंची, जिसके बाद आज वैक्सीन केंद्रों में भीड़ देखने को मिली। कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक खींच ला रहा है। और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी देने के लिए साइबर संगवारी और साइबर मितान की गाड़ियां भी शहर में खूब दौड़ रही है, जिसके बावजूद लोगों के खाते से रकम पार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप भी देखें प्रदेश में लगातार बढ़ते ठगी के मामलों से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में ही अकेले पिछले महीने 50 से अधिक ठगी के मामले सामने आए हैं, जो ये बताने में काफी है कि जिस तरह लोग रोजाना इसके शिकार हो रहे हैं। ठगी के कुछ मामलों की बात करें तो 2 दिन पहले ही पंडरी थाने में एक नाबालिग छात्र ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छात्र के मुताबिक वो सोशल साइट पर कॉल गर्ल ढूंढ रहा था। इसी दौरान उसे एक मोबाइल नंबर मिला और इसमें उसने संपर्क किया था। नंबर पर संपर्क करने के बाद ठगों ने उसे ब्लैकमेल कर अपने खाते से करीब 1.25 लाख रुपए जमा करवा लिए। वहीं दूसरी ओर अभनपुर थाने में रिटायर्ड कर्मचारी अशोक कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराया कि 17 जून को उसे अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनके पुत्र किशोर साहू कोरोना से संक्रमित हैं और उसके खाते को अपडेट किया जा रहा है। आरोपी ठगों ने अशोक साहू को ओटीपी भेजा और उनसे ओटीपी नंबर ले लिया। इसके बाद लगातार अलग अलग तारीखों में आरोपियों ने उनके खाते से कुल 63,30,000 रुपए की रकम पार कर दी। इस दरमियान अशोक साहू भी कोरोना के शिकार हो गए थे। तबीयत ठीक होने के बाद जब घर वापस आए तो उन्हें खाते से रकम पार होने की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज की। जैसे ही प्रार्थी आता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थी को पता नहीं रहता कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है और बहुत दिन बाद अपने अकाउंट को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नंबर बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस आरोपियों को पता है कि जैसे ही और बार बार नंबर यूज़ होता है तो फिर उसका वो लोग उपयोग बंद कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनकी चालाकी की जाती है। फिर भी साइबर टीम हमारी सक्षम है और वो कार्रवाई करती है। राजधानी में आए दिन साइबर ठगी के नए नए प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। साइबर ठग हर बार पैंतरे बदलकर खाता धारकों के खाते से रकम पार कर रहे हैं। वहीं इस मामले में रायपुर एसएसपी यादव ने कहा कि पुलिस साइबर ठगी को रोकने के लिए साइबर मितान, साइबर संगवारी सहित अन्य प्रकार से जागरूकता अभियान चला रही है। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पर पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर थाना भी खुल चुका है। एसएसपी ने कहा कि साइबर ठगी के मामले बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस को उन्हें सुलझाने में सफलता भी मिल रही है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सामान्यतः बाहरी राज्यों के अपराधी इस प्रकार के ठगी के मामले में पकड़े गए हैं। साइबर ठगी के मामले में यदि पीड़ित जल्द से जल्द अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करा देते हैं तो ऐसे खाता धारकों के पैसे वापस होने के चांस ज्यादा होते हैं। देरी होने पर खाता धारकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और फंसने वालों की संख्या भी, और सभी वर्ग के लोग। जैसे अभी जो केस आया अभनपुर में, इसमें लगभग 63 लाख की ठगी हुई है, 15-20 दिन में हुई है। और इसमें पहले ओटीपी मांगा गया है ब्रांच मैनेजर, एसबीआई का ब्रांच मैनेजर के नाम से, और इन्होंने ओटीपी दिया है, रिटायर्ड विद्युत कर्मी हैं। और उसके पश्चात उन्होंने कोई एक ऐप एनीडेस्क या कोई एक ऐप लोड करवाया है और उसके बाद इनके मोबाइल की कॉपी कर ली है एंड एवरी टाइम ही डिड ट्रांजैक्शन। हालांकि इनको मैसेज आता था लेकिन इन्होंने मैसेज नहीं देखा। तो इस तरह के कई बार जो चीज़ें हैं जो मिश्रित हैं, मतलब जिसमें एक तो अपनी गलती प्लस अपनी लापरवाही, ये दोनों घातक सिद्ध हो रही हैं। ऐसे बहुत से केसेस हम लोगों के पास अभी आ रहे हैं लगातार। चूंकि मैंने ये बोल रखा है थानों में, इवन 1 रुपए की भी ठगी का, साइबर फ्रॉड का केस आता है तो अपने को केस रजिस्टर करना है, सो दैट अपन इसको जांच कर सकें। एसएसपी अजय यादव ने ठगी के बढ़ते मामले के बीच लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के बैंक और संस्था
हमेशा इस बात की जानकारी देती रहती है कि हम OTP नहीं मांगते। अगर कोई बोलता है कि आपकी लॉटरी लगी है तो लोगों को खुद सोचना होगा कि इसमें मेरा नाम ही क्यों शामिल है। ठगी के नेटवर्क को समझने की हमें जरूरत है। आम जन के लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि सभी प्रकार के बैंक, सभी प्रकार की संस्थाएं बता चुकी हैं कि हम OTP नहीं मांगते। हम डेटा अपडेट करने के लिए फ़ोन पे नहीं कहते हैं। आप ब्रांच में संपर्क करके KYC सुधारिए। जब आपका एक बार KYC सुधर चुका है तो बार बार क्यों फ़ोन आ रहा है? कहीं फ़ोन आए तो हमें वहाँ ना दे करके ये बोलना चाहिए कि हम अपने निकटस्थ जो ब्रांच है हम वहाँ संपर्क कर लेंगे। दूसरा, जो लॉटरी के चक्कर में कई केसेस में फंसे हैं, उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बोलता है कि आपकी लॉटरी लगी है या आपको हम कुछ इनाम में पैसा दे रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए क्यों, मेरे साथ क्यों? मैंने तो कहीं इन्वेस्ट किया नहीं, कहीं कुछ किया नहीं, तो मेरे को क्यों फ्री में मिल रहा है? तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये ठगी के नेटवर्क को समझने की ज़रूरत है। एक ओर सरकार चाह रही है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल मोड पर लेन देन करें और इसे लेकर अभियान भी चला रही है, तो दूसरी ओर आम लोग डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट मोड को अपनाने के फिराक में जिंदगी भर की पूंजी एक झटके में गंवा देते हैं। पुलिस और बैंक प्रबंधन खाता धारकों को साइबर सुरक्षा देने में कहीं भी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। VIP न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के PDS दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी रायपुर स्थित टीकरापारा और अमलीडीह स्थित उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने इस दौरान दुकान संचालकों में हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता की राशन सामग्री प्रदान करने के निर्देश दिए। मंत्री भगत ने वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन के लिए दुकानों में लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जायजा भी लिया। PDS दुकान में इंस्टॉल की गई ई-पॉस मशीन की जांच की। यह मशीन ट्रायल के तौर पर धमतरी और रायपुर की उचित मूल्य की दुकानों में लगाई गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में मशीनें लगाने के बाद दूसरे चरण में जल्द ही यह मशीनें ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में लगाई जाएगी। हम लोग वन नेशन वन कार्ड को लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो मशीन लगी हैं POS मशीन, उसका ट्रायल फर्स्ट फेज में हम नगरीय क्षेत्र में शुरू कर दिए हैं, नगर निगम रायपुर और धमतरी। उसका जो रिजल्ट कैसा है, किस प्रकार से दिक्कत आ रहा है और किस प्रकार से लोगों को सहूलियत मिल रहा है, दोनों चीज़ हम देखने को वहाँ पर गए थे और देख करके अच्छा लगा कि उसका आउटपुट जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। नागरिक जब प्रदेश से बाहर जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में भी खाद्यान्न का लाभ ले सकेंगे, इसलिए इस योजना को जल्दी से जल्दी हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। फर्स्ट फेज में नगरीय क्षेत्र में और इसके बाद सेकेंड फेज में हम ग्रामीण क्षेत्र में इसको लागू करेंगे। ये बहुत सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इस योजना को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए और नागरिक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब कमाने खाने या किसी काम से जाते हैं, उनको दूसरे प्रदेश में भी लाभ मिले। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर जब यहाँ के नागरिक जाएंगे तो वन नेशन वन कार्ड के तहत उनको राशन तो मिलेगी, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में हम सेंट्रल के नॉर्म से डबल देते हैं यहाँ पर खाद्यान्न। वो लाभ वहाँ पर दूसरे प्रदेशों में उनको नहीं मिल पाएगी। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो मापदंड है उतना ही खाद उनको दूसरे प्रदेश में मिल पाएगा। बनिस्पत छत्तीसगढ़ राज्य में सेंट्रल नॉर्म से डबल यहाँ पर चावल मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। रात 8:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।